हाँ भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आस्था, आवाज़ आ रही है ना? आस्था, आस्था, आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आवाज़ नहीं आई है मेरे तक अभी तक। मेरे पास आ नहीं रही आपकी आवाज़। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस कर रहे थे। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है और प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या रोल होते हैं वो हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं, जिसको हम प्रोजेक्ट एस्टिमेशन बोलते हैं। तो जनरली जब भी आप अगर बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं तो उसके अंदर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है वो भी आएगी, कि उस प्रोजेक्ट को क्या क्या किस किस तरीके से प्लानिंग हो रही है, उसके स्कोप का मैनेजमेंट भी आएगा। और बेसिकली उसके प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन आएगा। तो कि भाई उस प्रोजेक्ट को एस्टिमेट कैसे किया जाएगा। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के अंदर कॉस्ट एस्टिमेशन वगैरह जो है वो सारा का सारा आता है बेसिकली आपके सेकंड यूनिट में। इसी से रिलेवेंट चीज़ें जो तीन तरीके के एस्टिमेशन है वो दिए हुए हैं प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कॉस्ट एस्टिमेशन से रिलेवेंट, है ना? तो वो तीनों आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो देखिए, इसका थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो इसके अंदर भी दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। तो थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ से एक बार हम देखते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब हम ढंग से जानते हैं कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग का मतलब प्रोजेक्ट कैसे शुरू होगा, किस तरीके से उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से फेजेज होंगे, किस तरीके से प्लान करेंगे, क्या उसकी डेडलाइन होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। वो सारी की सारी चीज़ें प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर आती हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की, तो वो है स्कोप को मैनेज करने का। स्कोप को मैनेज मतलब प्रोजेक्ट का स्कोप है उसको मैनेज किया जाता है। तो प्रोजेक्ट का स्कोप जो है, कि प्रोजेक्ट का स्कोप है वो पहले तो बनाना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। तो पहले तो उस प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन, स्कोप मतलब उसका कितना बड़ा, क्या चीज़, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कैसे रिक्वायरमेंट होगी, सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी और रिक्वायरमेंट से रिलेवेंट सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद में उसका जो कंट्रोल कौन करेगा, किस तरीके से, कौन कहाँ डेवलप क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। फिर प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर उस स्कोप को वेरीफाई किया जाएगा कि भाई हाँ पर्टिकुलर ये स्कोप है, ये अचीवेबल है या नहीं है। उसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को लेके उसके कंस्ट्रेंट को चेक किया जाएगा कि भाई क्या ये स्कोप पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है? और फिर कंट्रोल द स्कोप, इस स्कोप को कंट्रोल किया जाएगा बाय इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेज टू द स्कोप। मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर अगर हमें अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड्स कुछ चेंजेज आए तो उस स्कोप को चेंज किया जा सके। तो ये स्कोप के अंदर आता है, ठीक है? तो प्लानिंग होगी, स्कोप हो गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन जो है उसके अंदर हम अलग अलग तरीके से एस्टिमेशन निकालते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में अपन क्या चीज़ करते हैं, फिर अपन इसी को थोड़ा सा और आगे लेंगे। तो आप लोगों के जो प्रेसमैन बुक है, रोजर प्रेसमैन, ठीक है? इसमें भी दिया हुआ है, देखिए, एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन और कॉस्ट एस्टिमेशन। अच्छा, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया है कि ये चीज़ क्या होती है। तो तीन इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिख देता हूँ, चलो बहुत ही अच्छी बात है, लिखा हुआ भी है। आपके तीन चीज़ें जो हैं मैं यहाँ पे ये आपको लिख देता हूँ, देखिए। सबसे पहले तो जो एस्टिमेशन हम कर रहे हैं उसके अंदर एक तो है एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन। एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन, एक तो एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन हम देखेंगे। सेकंड है फंक्शन पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन। और लास्ट वन है कोकोमो मॉडल।
ये 3 चीज़ें हम इस पूरी यूनिट में डिस्कस करेंगे। एस्टिमेशन से रिलेवेंट जो चीज़ें हैं उनमें तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ रहेंगी। अब सबसे पहली बात, जो एस्टिमेशन वर्ड हम बार-बार काम में ले रहे हैं, वो एस्टिमेशन क्या चीज़ है? ये एस्टिमेशन का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। एस्टिमेशन का मतलब है मतलब उस चीज़ की जो हम उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी मतलब उसको एस्टिमेट करेंगे कि भाई कितना खर्चा आएगा उसको बनाने में, और उसकी जो क्वालिटी है, उसकी क्वांटिटी है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी है, उसकी एफिशिएंसी है, ये सारा का सारा है वो एस्टिमेशन में आता है। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ उसकी, क्वांटिटी, क्वालिटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। वही तो एस्टिमेशन होगा कि कॉस्ट एस्टिमेशन है? ये सब एस्टिमेशन में आता है। एक आदमी अगर कोई नौकरी लगता है, तो आपको क्या पता कि वो अच्छी जॉब कर रहा है, मतलब उसकी जो जॉब लगी वो एक रेपुटेड फर्म में लगी, उसकी जॉब रेपुटेड है, इसका कैसे पता लगाते हैं आप लोग? इसका कैसे पता लगाते हैं? स्नेहा पवार, स्नेहा बताएगी, स्नेहा, स्नेहा, सर। स्नेहा, कोई आपके पड़ोस में या आपकी क्लास में कोई बंदा अभी जॉब लगा है, और वो एक रेपुटेड जॉब में है, तो इसका आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये रेपुटेड जॉब में है? कैसे पता चलेगा सर, आपको? सर पोस्ट देख के, कंपनी देख के। हाँ, पोस्ट देख के, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक फैक्टर है पोस्ट, उसकी पोस्ट क्या है। हालांकि छोटी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट भी मिल जाती है कई बार लोगों को, तो उस कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी हाँ हाँ, बिल्कुल, कंपनी की और प्रोफाइल। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। अब आप माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। अब अनुज शर्मा, अनुज शर्मा, अनुज, यस सर। अनुज, इसके अलावा और क्या फैक्टर रहेंगे? जैसे कि हमें किसी का पता करना हो कि वो रेपुटेड फर्म में नौकरी कर रहा है, या बहुत अच्छी रेपुटेशन है उसकी, बहुत अच्छी जॉब मिली है। सर सैलरी या हाँ, पैसा, उसका उसकी पैसा देखना पड़ेगा, कितना रुपया मिल रहा है, उसी से पता चलेगा कि वो अच्छी जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं, मतलब कॉस्ट एस्टिमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेम इसको अदर वे उस तरीके से लीजिए प्रोजेक्ट के केस में। मतलब एक एम्प्लॉ जो आदमी अगर कोई काम करवा रहा है, वो ये चाहेगा कि मेरी कॉस्टिंग कम से कम आए। मुझे कोई प्रोजेक्ट पे काम करवाना है, तो मैं क्या सोचूंगा? मैं ये सोचूंगा कि मुझे जो काम करवाना है वो मुझे करवाना तो बहुत ही रेपुटेड फर्म से है, बहुत अच्छी क्वालिटी उसमें अचीव करनी है, बहुत ही अच्छा होना चाहिए सब कुछ, लेकिन उसकी कॉस्ट थोड़ी रीजनेबल होनी चाहिए। ये कॉस्ट का एक प्राइमरी फंडा होता है। ठीक है। हालांकि कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ती है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, ये बात तो हम भली भांति जानते हैं सब लोग। तो बेसिकली ये जो तीन चीजें हैं ये सारे उसी से रिलेवेंट फंडे हैं। एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन, एफबी बेस्ड एस्टिमेशन और कोकोमो मॉडल, थर्ड यूनिट में सारी चीजें। अब देखिए हम इनको डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इस एक आप एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को देखिए। ये एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन है, साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स है। साइज ओरिएंटेड मतलब उसकी साइज को बताया गया है। देखिए, एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एलओसी बेस्ड का मतलब क्या है? एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कोड। एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कोड। लाइन ऑफ कोड, तो मतलब एक प्रोग्राम है, उसकी लाइन ऑफ कोड कितनी लिखी हुई है। ठीक है। अब आप समझिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का नाम अल्फा, लाइन ऑफ कोड है 12,100, 12,100 लाइन ऑफ कोड लिखी है इस प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा प्रोजेक्ट है बीटा, इसके लिए लाइन ऑफ कोड लिखी है 27,200। तीसरा प्रोजेक्ट है गामा, इसकी लाइन ऑफ कोड है 20,200। ये लाइन ऑफ कोड इसके अंदर लिखे गए हैं। तीनों प्रोजेक्ट, तीन अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, इनके लाइन ऑफ कोड दिए हुए हैं। अब मेरे को एक बार ये बताएंगे कि
अर्पित सोनी, अर्पित सोनी, इनमें से ज़्यादा पैसा किस किस प्रोजेक्ट में खर्च होगा भाई? कौन सा प्रोजेक्ट बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च होगा? 3 प्रोजेक्ट है, सर अल्फा, बीटा और गामा। सर बीटा वाले में। बीटा वाले में, वेरी गुड, बीटा वाले में, क्योंकि इसमें लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए होंगे, ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए होंगे, ज़्यादा पैसा लेंगे, ज़्यादा पैसा लेंगे तो कॉस्ट एस्टिमेशन ज़्यादा होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगी तो पैसा आपको कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लाइन ऑफ कोड ज़्यादा है, तो ये जो सॉफ्टवेयर साइजिंग को देख के पता चलता है। तो ये पहला जो एस्टिमेशन है, एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन, लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन, ये डायरेक्टली लाइन ऑफ कोड को देख के बताता है कि लाइन ऑफ कोड क्या है। ठीक है, तो ये एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन है, ये वैसे डायरेक्ट एस्टिमेशन में आता है, मतलब डायरेक्टली उसका पता लग जाता है, डायरेक्ट क्वांटिटी के ऊपर पता रहता है भाई कितनी साइज है, अरे लाइन कितनी लिखनी पड़ेगी, तो पता लग गया भाई ये इसकी साइज, इसके पैसे ज़्यादा लगेंगे, इसके कम लगेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का एक एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन है। अब देखिए इसके अंदर और चीज़ें क्या है। एक टर्म लिखी हुई है इफर्ट, इफर्ट का मतलब होता है मेहनत, और इसको हम बोलते हैं पर्सन पर मंथ, पर्सन पर मंथ। मतलब देखिए अल्फा प्रोजेक्ट को काम करने के लिए, अल्फा प्रोजेक्ट पर्सन पर मंथ, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, पर्सन पर मंथ। तो अल्फा प्रोजेक्ट को काम करने के लिए 24 लोगों की हर महीने ज़रूरत पड़ी, बीटा प्रोजेक्ट को काम करने के लिए 62 लोगों की हमें ज़रूरत पड़ी, गामा प्रोजेक्ट को काम करने के लिए 43 लोगों की हमें ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब हम एक और पैरामीटर, ये सारे पैरामीटर्स हैं आपके, ये जो सारे के सारे ये पैरामीटर्स हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा एक पैरामीटर है, ये देखिए पैसा, पैसा ये हज़ार में है भाई, डॉलर है, हज़ार में डॉलर, डॉलर का सिंबल आपको दिख गया होगा पैसे का। एक 168,000 डॉलर, बीटा के लिए 440,000 डॉलर, गामा के लिए 314 डॉलर, 1000 डॉलर, ये सारे के सारे ये $1000 के अंदर है। ठीक है, ये इनके लिए ज़रूरत पड़ी। ये है पेज पर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, पेज पर डॉक्यूमेंटेशन, तो मतलब इनको डॉक्यूमेंटेशन किया गया तो कितने पेज लगे, इसमें 365 पेज लगे, इसमें 1224 पेज लगे, इसमें 1050 पेज लगे। ठीक है, सेम इसी कंसेप्ट को एरर निकाली गई, अल्फा प्रोजेक्ट में 134 एरर मिली थी, उनको सही किया गया, बीटा प्रोजेक्ट में 321 एरर मिली थी, और गामा प्रोजेक्ट में 256। प्रोजेक्ट बीटा बड़ा था तो ज़्यादा एरर मिली, प्रोजेक्ट गामा सॉरी अल्फा छोटा था तो एक कम एरर मिली। डिफेक्ट मतलब कितने डिफेक्ट निकले, अल्फा में सबसे ज़्यादा डिफेक्ट निकले, गामा में थोड़े कम, और अल्फा में सबसे कम। और ये है पेपल, मतलब पेपल का मतलब इतने लोग काम कर, ये देखिए पर्सन पर मंथ एफर्ट होता है, और ये नॉर्मल पेपल है, ये आप इस चीज़ को समझिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये लोग हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, एफर्ट होता है वो पर्सन पर मंथ होता है, एवरेज कैलकुलेट होता है। तो इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर इस तरीके से हम अलग अलग फैक्टर्स को यूज में लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनके थ्रू हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, इसको सॉफ्टवेयर साइजिंग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन है, तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें निकालते हैं लास्ट के अंदर, ताकि हमें पता चले कि भाई हाँ, एक तो निकालते हैं, देखिए लाइन ऑफ कोड को हम किलो लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितनी किलो लाइन ऑफ कोड है, 12 किलो लाइन ऑफ, किलो को मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 27 किलो लाइन ऑफ कोड है, ये 20 किलो लाइन ऑफ कोड है, के एल ओ सी हो जाएगा, किलो लाइन ऑफ कोड। तो देखिए अब इसके अंदर हम निकालेंगे क्या क्या चीज़ें निकालेंगे, एक तो हम निकालेंगे एरर पर किलो लाइन ऑफ कोड कितनी हो रही है, एरर पर किलो लाइन ऑफ कोड कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, इतनी एरर आ रही है, ये कितनी लाइन ऑफ किलो लाइन ऑफ कोड में से आ रही है, 12,000 किलो लाइन ऑफ, तो 1 किलो लाइन ऑफ कोड में से कितनी आएंगी वो हम निकाल लेंगे यहाँ से, एरर पर किलो लाइन ऑफ कोड हम यहाँ से निकालेंगे, इससे पूरे ये फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ से निकालेंगे डिफेक्ट पर किलो लाइन ऑफ कोड, फिर डॉलर पर किलो लाइन ऑफ कोड, और पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर किलो लाइन ऑफ कोड, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे कि भाई ये इस मैट्रिक्स से हमें, ये मैथ्स के फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे कि पर किलो लाइन ऑफ कोड से कितनी है, और इससे हमें पता लग जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ है वो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं
एरर पर पर्सन मंथ, किलो लाइन ऑफ कोड पर पर्सन मंथ, और डॉलर या कितना पैसा पर पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम क्यों निकाल रहे हैं, ये देखने के लिए कि प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा, मतलब प्रोजेक्ट के ये अलग अलग फैक्टर्स हैं और इनके थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है और इसका कितना क्या खर्चा आया होगा, ये जनरली हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें निकालते कैसे हैं, ये आप देखिए। अब आपको एरर पर किलो लाइन ऑफ कोड निकालनी है यहाँ से। जैसे ये वाला है, मान लीजिए गामा प्रोजेक्ट है, इसकी एरर पर किलो लाइन ऑफ कोड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? अ, कौन बताएगा मुझे? शिवांशी, शिवांशी बताएगी? शिवांशी, यस सर। शिवांशी जैसे गामा प्रोजेक्ट है उसमें कितनी एरर आ रही है टोटल, दिखाई दे रही है? गामा प्रोजेक्ट है, इसमें दिख रही है क्या स्क्रीन पे? गामा प्रोजेक्ट में एरर कितनी आ रही हैं? 256। वेरी गुड, 256। और इसमें लाइन ऑफ कोड कितनी है, कितने किलो लाइन ऑफ कोड है? KLOC कितना है? सर 20,200। नहीं नहीं, 20,000 लमसम बोल रहा है, किलो लाइन ऑफ कोड, किलो लाइन ऑफ कोड, किलो लाइन ऑफ कोड है ना ये आप। सर पता नहीं। हाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लाइन ऑफ कोड को अगर आप किलो लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 में 1 किलो लाइन ऑफ कोड होंगे ना, ठीक है? तो 20,000 के अंदर 20 किलो लाइन ऑफ कोड होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? यस सर। भाई 1 किलो लाइन ऑफ कोड के अंदर कितने कितने लाइन ऑफ कोड होते हैं 1 किलो के अंदर? 1 किलो लाइन ऑफ कोड में कितने लाइन ऑफ कोड होंगे? किलो का मतलब 1000 होता है भाई। हेतुल भाटिया, हेतुल भाटिया, यस सर। 1 किलो लाइन ऑफ कोड में कितने लाइन ऑफ कोड होंगे? 1 किलो लाइन ऑफ कोड में कितने लाइन ऑफ कोड होंगे? सर 1000। हाँ 1000। तो 20,200 को भूल जाओ, 20,000 के अंदर कितने किलो लाइन ऑफ कोड होंगे? 20.2। हाँ लगभग, लमसम 20 मान लो, 20.2। 20। यस। अब आपको अगर ये निकालना है कि आपको इस मैट्रिक्स से आपको निकालना है कि गामा प्रोजेक्ट के अंदर कितने एरर पर किलो लाइन ऑफ कोड होंगे, तो कैसे निकालोगे? एरर पर किलो लाइन ऑफ कोड, एरर कितनी है? 256। 256। और पर किलो लाइन ऑफ कोड निकालना है, तो सब लोग चैट बॉक्स में बताएं भाई, गामा प्रोजेक्ट के अंदर कितने एरर पर किलो लाइन ऑफ कोड आएंगे? हेतुल तो बता ही रहा है, सब लोग भी बताएं कि कितने पर किलो लाइन ऑफ कोड आएंगे, एरर पर किलो लाइन ऑफ कोड आएंगे। आपको निकालना है एरर पर किलो लाइन ऑफ कोड, और ये निकालना है आपको गामा प्रोजेक्ट के लिए। गामा प्रोजेक्ट के लिए निकालना, ठीक है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। आप लोग बहुत ही मैथ्स में मैं मान गया हूँ आप लोगों को, ठीक है? आप लोगों ने तो अपन भाई इसको डिवाइड कर देंगे इससे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे। पहले तो इसको KLOC में कन्वर्ट कर लो, फिर उससे डिवाइड कर दो, बात खत्म हो गई। सेम इसी तरीके से ये जैसे ये निकाला है, सेम इसी तरीके से क्या डिफेक्ट पर किलो लाइन ऑफ कोड निकाल देंगे हम इधर? क्या हम यहाँ पे डिफेक्ट पर किलो लाइन ऑफ कोड निकाल देंगे इधर? डिफेक्ट पर किलो लाइन ऑफ कोड, डिफेक्ट per kilo line of code for the gamma project, for the gamma project defect per kilo line of code
64/20, क्योंकि टोटल डिफेक्ट है 64 और KLOC है 20.2 मान लो आप, चाहे लमसम में ये हम निकाल लेंगे। बस सेम, बस यही चीज़ें हमको निकालनी है, ठीक है। और बस इस तरीके से। तो बेसिकली जो ये कंसेप्ट है लाइन ऑफ कोड का, जो कंसेप्ट है, इस लाइन ऑफ कोड के कंसेप्ट में आप ये समझिए कि हम ये बताते हैं कि भाई कितने लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, उससे उसका पता चलता है कि भाई ये कितनी ज़्यादा मेहनत हो रही है, कितना सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम इससे जो एफर्ट और ये कितने पैसे लग रहे हैं, कितने पेज पर डॉक्यूमेंटेशन, कितनी एरर आ रही है, कितने डिफेक्ट आ रहे हैं, इन सब को हम इनके थ्रू निकाल लेते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स के थ्रू हम ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। ये है LOC बेस्ड एस्टिमेशन। ये एक डायरेक्ट एस्टिमेशन है। डायरेक्ट एस्टिमेशन के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एस्टिमेशन में हम डायरेक्टली किलो लाइन ऑफ कोड निकालते हैं। तो उससे पता लग जाता है भाई, उसको देख के ही बता सकते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा किलो लाइन ऑफ कोड है तो इसमें ज़्यादा खर्चा आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोगों ने अच्छी मेहनत की है काफ़ी। वगीसा 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 मैंने जो अभी पढ़ाया था आपको, अभी जो टॉपिक पढ़ाया उसका नाम था LOC बेस्ड एस्टिमेशन, लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन। पोस्ट का एस्टिमेशन किया जा रहा था। इसमें हमने एक जो साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स देखा था, उसके अंदर हमने देखा कि 3 प्रोजेक्ट थे, अल्फ़ा, बीटा, गामा। उनके अंदर कितने लाइन ऑफ कोड लिखे गए, कितना एफर्ट, कितने डिफेक्ट, कितनी एरर, कितने पेज डॉक्यूमेंटेशन, कितने डॉलर, है ना, वो हमने देखा। यस सर। वो आपके समझ में आया क्या? ये एग्जाम्पल के साथ पूछा जाता है कि भाई लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन कैसे निकालें। यस सर, आ गया। एग्जाम में आएगा तो सही हो जाएगा। यस सर। 100% आएगा ये एग्जाम में, मैं लिख के देता हूँ ये बात मैं आपको लिख के देता हूँ। ये एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, ये क्वेश्चन जो आज पढ़ा रहा हूँ ये तो 100%। तो सब लोग पहले मेरे को अपने चैट बॉक्स में बताएं कि आप सबके समझ में आ गया ना पहले वाला। ये डायग्राम वही बनाना है आपको LOC बेस्ड एस्टिमेशन में, वो बनाना है और बताना है किस तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाना है। चैट बॉक्स में मेंशन करें किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं या बैठे हैं। किस किस के समझ में आया LOC बेस्ड एस्टिमेशन, लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन? ठीक है भाई। चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो ये मान लेना कि आपके ये जो मार्क्स हैं ये कंफर्म हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये वो जो टेबल आपको बनानी। अब देखिए भाई, दूसरा जो एस्टिमेशन हम पढ़ रहे हैं वो है फंक्शन पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन, FP बेस्ड एस्टिमेशन, फंक्शन पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन, ये वाला एस्टिमेशन FP मतलब फंक्शन पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन। अब इसके अंदर आप देखिए, इसमें क्या होता है, उसमें तो डायरेक्टली हम लाइन ऑफ कोड के ऊपर ही बात कर रहे थे कि लाइन ऑफ कोड कितनी है, उसी को देख के बता देंगे कि भाई सॉफ्टवेयर साइज कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या सब कुछ खर्च हुआ है। फंक्शन पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन में क्या होता है, फंक्शनलिटी देखते हैं। तो मतलब ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट देख के बता सकते हो, इसको नहीं बता सकते हो, ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, इसको आप डायरेक्ट। तो इसमें कैसे पता चलता है, इसमें पता चलता है फंक्शनलिटी देख के। मतलब आप कहेंगे उसकी एफिशिएंसी कैसी है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी तो फिर वो हो गया डायरेक्ट में, क्वांटिटी तो LOC है, लाइन ऑफ कोड, किलो लाइन ऑफ कोड। तो उसके अंदर इनडायरेक्ट में क्या क्या हो गया, फंक्शनलिटी। मतलब मैं आपके बारे में बताऊं कि ये तो बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट है, तो अच्छा का मतलब हाँ इसके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं क्लास में, और मतलब हर चीज़ में अच्छी रैंक आती है, और हर चीज़ में आगे है, कल को प्लेसमेंट होने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। इनडायरेक्ट मतलब उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी की नहीं। तो FP बेस्ड एस्टिमेशन में फंक्शनलिटी देखी जाती है। ये चीज़ एक बात आप ध्यान रखेंगे
तो एफबी बेस्ड एस्टिमेशन की एक टेबल बनाई हुई, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी टेबल है। इसमें देखिए 5 पैरामीटर लिए गए हैं। नंबर ऑफ यूजर इनपुट कितनी है, नंबर ऑफ यूजर आउटपुट कितने हैं, नंबर ऑफ यूजर इंक्वायरी कितनी है, नंबर ऑफ फाइल्स, उसके अंदर फाइल कितनी है, और नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेस। किसी प्रोजेक्ट को लेके, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को लेके और एफबी बेस्ड एस्टिमेशन है, उसके अंदर 5 पैरामीटर हमने लिए गए। 5 पैरामीटर के लिए इनपुट, आउटपुट, यूजर इंक्वायरी, फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेस, ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर हमने देखा कि इसके कितने कितने काउंट है। अब आप कहेंगे नंबर ऑफ यूजर इनपुट है 10, नंबर ऑफ यूजर आउटपुट है 10, नंबर ऑफ यूजर इंक्वायरी है 20, नंबर ऑफ फाइल है 5, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेस है ये काउंट इसका बताया हुआ कि ये काउंट, इसका काउंट इतना, इसका। अब देखिए इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वेटिंग फैक्टर। वेटिंग फैक्टर में इसके 3 पार्ट किए हुए हैं। या तो वेटिंग फैक्टर सिंपल है या वेटिंग फैक्टर एवरेज है, या फिर वेटिंग फैक्टर है वो है कॉम्प्लेक्स। तो या तो वेटिंग फैक्टर सिंपल है, या वेटिंग फैक्टर एवरेज है, या वेटिंग फैक्टर है कॉम्प्लेक्स। तो वेटिंग फैक्टर सिंपल है, उसका दिया हुआ 3, एवरेज है उसका 4 और कॉम्प्लेक्स उसका 6। ये है नंबर ऑफ यूजर इनपुट के लिए। सेम इसी तरीके से नंबर ऑफ यूजर आउटपुट के लिए ये, नंबर ऑफ यूजर इंक्वायरी के लिए ये, नंबर ऑफ फाइल्स के लिए ये, एक्सटर्नल इंटरफेस के लिए सारा आपको दिया हुआ। अब देखिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि वो जो प्रोजेक्ट है वो उसका वेटिंग फैक्टर कैसा है, मतलब वो हार्ड है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, किस तरीके से। मतलब इन तीनों में से एक वेटिंग फैक्टर आपको लेना होगा। अगर आप, वैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपका इसका वेटिंग फैक्टर एवरेज है। देखिए अब आप जब भी ये देखेंगे कि भाई इनमें से जो भी वेटिंग फैक्टर है, वो वेटिंग फैक्टर आपने देखा कि भाई मान लीजिए हमने कहा कि इस पूरे प्रोजेक्ट का वेटिंग फैक्टर है वो एवरेज है, तो आपको नंबर ऑफ यूजर इनपुट है 10, मान लो यहाँ 10 है, तो 10 और उसके अंदर ये वेटिंग फैक्टर क्या है, एवरेज। जो कॉम्प्लेक्स और सिंपल है वेटिंग फैक्टर ये एवरेज माना है, तो 10 इंटू 4 यहाँ 40 लिख देंगे, यहाँ पे 10 इंटू 5 यहाँ 50 लिख देंगे, यहाँ पर मान लो 10 इंटू 4 यहाँ 40 लिख देंगे, यहाँ 10 इंटू 10 यहाँ 100 लिख देंगे, यहाँ 10 इंटू 7 यहाँ 70। यानी कि हमने सारा का सारा वेटिंग फैक्टर है वो एवरेज वाला ले लिया, एवरेज वालों को काउंट कर। आई थिंक अगर अगर बात की कि आपका वेटिंग फैक्टर है वो सिंपल है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे काउंट को, अगर आपका वेटिंग फैक्टर कॉम्प्लेक्स है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सबको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से काउंट टोटल निकाला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। काउंट टोटल कैसे निकालते हैं, इस तरीके से काउंट टोटल निकालते हैं। ये पांचों चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। इसमें 5 पैरामीटर लिए हैं। नंबर ऑफ यूज़र इनपुट, मतलब यूज़र इनपुट कौन सी है, कितनी है, वो आपको बताई जाएंगी प्रोजेक्ट के अंदर। नंबर ऑफ यूज़र आउटपुट आपको बताई जाएंगी। नंबर ऑफ यूज़र जो इंक्वायरी हैं वो बताई जाएंगी। यूज़र इंक्वायरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आप लेते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर बताई जाएंगी। नंबर ऑफ फाइल्स, कितनी फाइल्स इसके अंदर काम में ली जा रही हैं वो आपको बताई जाएंगे, भाई ये फाइल्स हैं। और नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेस के अंदर स्टोरेज मीडिया वगैरह जो भी आते हैं वो सारे के सारे डेटा फाइल्स वो आपको बताया जाए। तो ये चीज़ें देख के और वेटिंग फैक्टर देख के आपको क्या निकालना है, काउंट टोटल निकालना है। कि काउंट टोटल क्या है उसका, ये काउंट टोटल आपको निकालना। ठीक है, अब एक बार तो यहीं पे हैं, हम यहीं घूम रहे हैं, काउंट टोटल की बात करें। अब रोशनी रोशनी यस सर। रोशनी ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ, मैंने आपको ये बताई पूरी पिक्चर, ये समझ में आई क्या, काउंट टोटल कैसे निकालेंगे। हाँ सर। देखिए आपको मैं एक चीज़ फिर से सबको बता दूं, काउंट टोटल के अंदर जो ये वेटिंग फैक्टर है वो एक ही बताना होगा, कोई भी एक लेना होगा, सारे नहीं ले सकते। चाहे सिंपल वाला ले लो, चाहे एवरेज वाला ले लो, और चाहे कॉम्प्लेक्स वाला, इनमें से एक ही लेना होगा आपको। समझ गए बात को। तो मैं कह रहा हूं कि अगर वेटिंग फैक्टर इसका कॉम्प्लेक्स है, मैं ऐसे कह रहा हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ रोशनी। मैं अगर ये कहूं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका वेटिंग फैक्टर कॉम्प्लेक्स है, तो इसका काउंट टोटल कैसे निकालेंगे। बताओ भाई।
रोशनी नहीं बता रही है भाई, रोशनी नहीं बता रही है तो शीतल बताएगी। शीतल शर्मा। यस सर। शीतल, इसका जो मैंने आपको जो डायग्राम दिख रहा है ना स्क्रीन पे, इसका यस सर। वेटिंग फैक्टर कॉम्प्लेक्स है इसका। मैंने ऐसे कहा आपको, इसका वेटिंग फैक्टर है वो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, एवरेज भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। तो आप इसका काउंट टोटल, ये जो काउंट टोटल है ये कैसे निकालेंगे? पहले तो सर जैसे का जैसे कि नंबर ऑफ इनपुट मेरे को 10 दिया हुआ है, तो ये फिर मैं सारा 10 10 है, ये सारे 10 है ना? तो मैं 10 into 6 करूंगी वेरी तो गुड, 60 आएगा। फिर 10 into 7 करूंगी तो 70 आएगा। वेरी गुड, फिर आप 10 into 6 करूंगी तो 16। वेरी गुड। फिर 10 into 15 तो 115। ठीक है, ठीक है। आप है ना, हाँ, आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? सर थोड़ा सा कफ ठीक है है, बस। कोई बात नहीं, आराम करो, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और इस तरीके से काउंट टोटल हम निकालेंगे। बहुत ही अच्छा। ये आपको दिया हुआ होगा भाई, अगर नहीं दिया हुआ तो आपको मान लेना है कि ये इतना है। कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, छोटे और बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको बताया जाता है कि इसका काउंट ये है, इसका काउंट ये। आपको बताया जाएगा नंबर ऑफ यूज़र इनपुट इतनी है, नंबर ऑफ यूज़र आउटपुट इतनी है, नंबर ऑफ यूज़र इंक्वायरी इतनी है, नंबर ऑफ फाइल इतनी है और नंबर ऑफ एक्टिव इंटरफेस इतना है, और इसका फिर वेटिंग फैक्टर क्या क्या है, ये सब कुछ चीज़ें दी हुई होंगी। बहुत ही अच्छा, शीतल ने बहुत बढ़िया बताया। अब इसमें हेतुल बताएगी भी। हेतुल, हेतुल बताओ भाई। यस सर। हाँ हेतुल, तुम बताओ क्या होगा इसमें। हेतुल, अगर हम ये कहें कि एवरेज है, अगर हेतुल, यस सर। हेतुल अगर हम ये कहें कि इसका जो ये जो वेटिंग फैक्टर है ये अगर एवरेज है, तो हम ये कैसे निकालेंगे वेटिंग फैक्टर हेतुल? सर 4 into 10, वेरी गुड, ये 10 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड हेतुल। फिर फिर 5 into 10। वेरी गुड, फिर 50 आ जाएगा। फिर हाँ सर, फिर 4 into 10 40। वेरी गुड। फिर फिर 10 into 10 100 हो जाएगा। वेरी गुड, और 7 10 70। वेरी गुड। और फिर लास्ट में इन सबको ऐड कर दें। ऐड कर देंगे तो काउंट टोटल आ जाएगा। वेरी गुड हेतुल। यस सर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम काउंट टोटल निकालते हैं फंक्शन बेस्ड, एफपी बेस्ड एस्टिमेशन के अंदर। अब ये जो एफपी बेस्ड एस्टिमेशन है, इसमें देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को रट लेना है। अभी इस फॉर्मूले को रट लेना है, जब भी मैं पूछूँ ये बताना है कि फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला है एफपी इक्वल टू काउंट टोटल इनटू पॉइंट 0.65 प्लस 0.01 इंटू समेसन ऑफ एफ आई। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को रट लेना है। यानी कि फंक्शन पॉइंट का फॉर्मूला है फंक्शन पॉइंट इक्वल टू काउंट टोटल इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू समेसन ऑफ एफ आई। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर आपको फंक्शन पॉइंट निकालने हैं, क्या निकालने हैं, फंक्शन पॉइंट, तो आपको मेरे हिसाब से ये तो आ गया कि कैसे आएगा, ये आ गया, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसमें ये एक तकलीफ वाली बात है, ये क्या है, अब ये भी देखो आपको मिल जाएगा समेसन ऑफ एफ आई, वेयर इसको बोलते क्या चीज़ें, देखिए इसको बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम एफ आई जो है, समेसन ऑफ एफ आई है, आई की वैल्यू 1 से 14 तक होती है, हमेशा फिक्स होती है 1 से 14 तक। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यू, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यू। तो एफ आई के अंदर F1 है, उसका मतलब ये होता है डज दिस सिस्टम रिक्वायर रिलायबल बैकअप और रिकवरी, रिलायबल बैकअप और रिकवरी। ये अगर है क्या, अगर है तो 1 वरना 0, इस तरीके से। आर द F2 में है आर डेटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, अगर है तो ठीक है 1 0, इस तरीके से। आर द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फंक्शंस है, नहीं है। इज परफॉर्मेंस क्रिटिकल, विल द सिस्टम रन इन एग्जिस्टिंग हैवीली यूटिलाइज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। 6 के अंदर है डज द सिस्टम रिक्वायर ऑनलाइन डेटा एंट्री। 7 है डज द ऑनलाइन डेटा एंट्री रिक्वायर्ड द इनपुट ट्रांजेक्शन to be built over multiple screen. Are the master file updated online? Are the input output file require
Is the internal processing complex? Is the code design be reusable? Are the conversion and installation included in the design? Is the system designed for the multiple installation in different organization? Is the application designed to facilitate change and easy to use the razor? मतलब अगर इनमें से कोई भी चीज अगर हाँ है तो 1111 करके सारे ऐड कर देंगे और समेशन ऑफ FI आ जाएगा। ये ऐसे इस तरीके से फिक्स रहती है, ठीक है। ये आपको या तो दिया हुआ होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यू क्या है, इस तरीके से। और ये वैल्यू है, अब ये देखिए ये वैल्यू जो है इसको भी हम कई बार मेजर करते हैं अलग अलग, जैसे 0 से 5 के अंदर मेजर करते हैं, ऐसे भी हम मेजर कर सकते हैं इसको, है ना। तो उसको हम अलग अलग स्केल के अंदर भी देखिए, ये जो आंसर हैं ये आंसर हम इनको 0 से 5 तक जो लेते हैं, जैसे आप लोग वो देते हैं ना कभी अपने परफॉर्मेंस और ये जो देते हैं किसी को अप्रेजल और ये जो हम देते हैं फीडबैक लिखते हैं तो उसको जैसे काउंट करते हैं वो उस तरीके से। तो आप सब ने उसको दिया, फिर उसका एवरेज हम निकालते हैं इस तरीके से, है ना। तो वो हम उसको निकाल लेते हैं इस तरीके से और फिर वो इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे FP वाले में। FP इक्वल टू काउंट टोटल इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू समेशन ऑफ। तो इसमें फंक्शन पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन पॉइंट कंप्यूट कर देंगे हम। बस ये हमारा काम था। अब हमको अगर कुछ निकालना है कुछ चीज़ें और, तो हम इससे क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर हमारे को उस प्रोजेक्ट की एरर दी हुई है तो एरर पर फंक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं हम, जैसे सेम उसमें LOC वाले में निकाला। डिफेक्ट पर फंक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, डॉलर पर फंक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर फंक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं और FP पर पर्सन मंथ हम निकाल सकते हैं। ये हम इसके अंदर निकाल सकते हैं ताकि इससे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। इट विल a way as a way to normalize measure for productivity, quality and other attribute, इनसे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर भी हम निकाल रहे थे कुछ चीज़ें, लेकिन उसमें डायरेक्ट मेजरमेंट था LOC को लेके। अब इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें इन सबके रेफरेंस में निकालेंगे, ठीक है। ये तो ये था FP बेस्ड एस्टिमेशन। इसमें ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसी को बेस्ड एक फॉर्मूला है, वो दोनों आपको याद है। आई होप आप लोगों के बहुत ही समझ में आया होगा, काफ़ी समझ में आया होगा ये चीज़। इससे रिलेवेंट आप कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी करेंगे तो हम और देख लेंगे आगे, देख लेंगे किस तरीके से करेंगे। वो मैं आपको करके एक दो बता भी दूंगा, है ना, तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें शायद आई होप आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी देख लेंगे अपन आप लोगों को, बहुत ही ईजी है ये सब। भास्कर समझ में आएगा? भास्कर वीडियो में अभी आपको ग्रुप में उसमें शेयर कर दूंगा, यूट्यूब के ऊपर अभी शेयर कर दूंगा भाई। बीच में कुछ मेरे पास हैं, मैं अभी शेयर कर दूंगा आपको ताकि आप लोग देख पाएँ इसमें, है ना। मैं अभी शेयर कर दूंगा। कई बार क्या लाइट चली जाती है तो ये ऐसा हो जाता है कि प्रॉपर तरीके से वीडियो ढंग से बन नहीं पाता है। मैं आपको शेयर कर दूंगा जल्दी ही, आप आज ही कोशिश करूँगा, आज ही कर दें। हाँ, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा उसका। आपको बताऊं, जैसे अपना जो यूट्यूब चैनल है अपनी कॉलेज का, उसी के अंदर अमरजीत जाजड़िया के नाम से आपको मिल जाएंगे शायद वीडियो। उस क्लास के नाम से आप देखिएगा, जो आप बीटेक 3rd सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से शायद आपको मिल जाएंगे, है ना। उसमें मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार अटेंडेंस बोल दीजिए भाई। 1 मिनट। हाँ, अटेंडेंस बोल दीजिए भाई। आंचल, आंचल, आस्था, यस सर। अभिजीत, अभिषेक, आदित्य, अक्षय कुमार, अक्षिता, प्रेजेंट सर। अक्षिता पारासर, Present, sir. अनिरुद्ध, अनीशा, Yes, sir. अंजलि, अंजलि ओझा, अर्पित, अविनाश, आयुष,
भास्कर, भास्कर, ध्रुवी, रक्से, हेतुल, प्रेजेंट सर। हिमांशु, जसवंत, कोमल, कोमल पारिक, कृति, महक, ठीक है, महक, मयंक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फैजान, मृत्युंजय, पयंस, पूजा, सर। प्राची, प्रांजल, प्रिया, प्रेजेंट सर। प्रियांशी, प्रियांशी अग्रवाल, राहुल, रक्षित, राशि, राशि, रोशनी, साहिल, साहिल चौधरी, शीतल, यस सर। शिवशंकर, शिवम, शिवांग, शिवांशी, स्नेहा, प्रेजेंट सर। सौरभ, उमेश, वगीशा, वैभव, वंदना, यश, यश विजयवर्गीय और यश गुप्ता। ठीक है, ठीक है, मैं प्रेजेंट लगा दूंगा, मुझे पता है कौन कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है। ठीक है भाई, मैं शेयर कर दूंगा जल्दी आपका, है ना, और बाकी नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। मैं आपका, अपने जो कॉलेज का यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको, है ना। मैं आपके गूगल एक दो लिंक भी शेयर कर दूँगा। ठीक है भाई, ओके ओके बाय।